अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूं इकरा हारिस। महंगी इफ्तारी, इदारों की निजकारी और नाम नहाद हुकूमती किफायत शुआरी का शोर शराबा। वजीर आजम से मुलाकात के दौरान अली अमीन गंडापुर की सॉफ्ट टोन और अमरीका में IMF दफ्तर के सामने सरापा एहतजाज। अहले जुनून, ये है हमारे आज के मौज़ूआत। लेकिन इससे पहले कौमी असम्बली के इजलास के दौरान 7 ऑर्डिनेंस में तौसीक की करारदाद पर पीपल्स पार्टी की पहले तनकीद और बाद में वोट, और फिर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान के इलेक्शन और जमहूरियत पर 20 मार्च को होने वाली समाअत पर भी बात होगी। साथ ही साथ अमरीकी महकमा खारजा का डोनाल्ड लू को पाकिस्तान के मुबैना रजीम चेंज ऑपरेशन के तनाजुर में मिलने वाली धमकियों को संजीदा मामला कहना भी काफी अहम है। इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक वजीर मुमलिकत और माहिर मौशियात जनाब हारून शरीफ साहब। इसके बाद हमें मुतादिद और गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हारून साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मौशी बहरान पर काबू पाने के लिए मौशी जो हुकूमती टीम है आपकी, उसको आप किस तरह रेट करेंगे? इसहाक डार साहब तो अब है नहीं उसके अंदर, लेकिन आप समझते हैं कि बेहतर तरीके से IMF के साथ मुज़ाकरात तय पाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त हुकूमत की टीम में 2-3 ऑब्जर्वेशंस बड़ी क्रिटिकल हैं। एक तो ये है कि सियासी पार्टियां जिनकी कोलेशन है उनके पास प्री इलेक्शन कोई अपनी टीम नहीं थी, तो उनको बाहर से लोगों को लाना पड़ रहा है। ये एक वरीसम चीज है कि इसका मतलब है कि पार्टी ने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ। अब नई टीम एक उसके ऊपर काम शुरू करेगी। अब जो हम औरंगजेब साहब आए हैं, डिपेंड करता है, मुझे अभी उनकी टीम तो दिखाई नहीं दे रही। अभी तो एक साहब का नाम आ रहा है जो लीड करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारी इशू है IMF के साथ, उस पर वो किस इकोनॉमिस्ट को टीम में लाते हैं, स्टेट बैंक में किसको डील करते हैं, FBR कौन लीड करता है, ये उनको अब ये बनानी पड़ेगी। जहां तक सवाल है IMF से डील करने का, तो IMF से जिन ममालिक ने, मैंने कुछ 16 ममालिक में दूसरी तरफ से काम किया है, तो जिन ममालिक ने IMF को अच्छी तरह इस्तेमाल किया है वो एक अपना होम ग्रोन रिफॉर्म का एजेंडा टेबल पे रखते हैं और IMF से कहते हैं कि अपना प्रोग्राम इसके मुताबिक बनाएं। हम 5 ऑप्शंस दे रहे हैं, आप बताइए आपके हिसाब से कौन सी अच्छी है। अगर हम IMF से डेस्परेशन में पैसा लेने के लिए जो वो कहते हैं उन शरात को साइन ऑफ कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए पिछले 20 प्रोग्रामों में भी नहीं चल पाया, आगे भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, खास तौर पे एक कोलेशन हुकूमत के लिए जिसने अवाम को कुछ पॉपुलिस्ट कुछ चीजें दिखानी है। तो इस वक्त ये बैलेंसिंग का चैलेंज उनके लिए बहुत बड़ा है। अच्छा, आपको लगता है, आप कह रहे हैं चैलेंज तो बड़ा है, लेकिन मौशी इस्लाहाती एजेंडे का नफाज और उसके बाद टैक्स नेट को बढ़ाना, कर्जों की मईशत से सरमायाकारी की मईशत के ऊपर शिफ्ट करना, इस हुकूमत के लिए चैलेंज तो है, लेकिन कितना वक्त दरकार हो सकता है जिसके अंदर इन तमाम टास्क को पूरा करना बड़ा जरूरी है? देखिए, ये जो आप बात कर रही हैं, ये एक मईशत के ढांचे की ट्रांजिशन की बात कर रही हैं कि हमारा जो करंट ढांचा है वो 250 मिलियन लोगों को फीड नहीं कर सकता, उनको माशी अपॉर्चुनिटीज नहीं दे सकता। अब टैक्स नहीं आता तो हमारे पास जो बजट का खसारा बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना जी। फिर हम उसको पहले कर्ज से पूरा करते थे, अब कर्ज इतना हो गया है कि हम मजीद कर्ज लेने के मुतहम्मल नहीं है। इसके बाद हमारी, क्योंकि हम प्रोडक्शन नहीं करते, हम इंपोर्ट करते हैं, वो बिल पे करने के डॉलर नहीं है, हम IMF के पास जाते हैं। तो पहले तो हमें प्रॉब्लम को समझ लेना चाहिए। इसके 2 रिस्पॉन्सेज हैं। पाकिस्तान गुज़श्ता 30 बरस से जिस अपनी स्ट्रेटजी पे काम करता रहा है, वो इस माशी जो एक जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग कंस्ट्रेंट को अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन से हल करता है कि हम क्योंकि वेस्ट के पार्टनर हैं, आप हमें बेल आउट दिलवा दें, हम क्योंकि आपका हेल्प कर रहे हैं, आप कुछ हमें ट्रेडिंग की स्पेस दिलवा दें। अब वो हमारी जियोपॉलिटिकल बार्गेनिंग की पोजीशन खत्म हो गई है और हमें इसको रियलाइज कर लेना चाहिए। अब हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसको पॉलिसी रिफॉर्म कहते हैं, उसका एजेंडा बनाना पड़ेगा जो हमने कभी नहीं बनाया। हमारा रिस्पॉन्स माशी चैलेंज का हमेशा ट्रांजैक्शनल रहा है कि हम कोई प्रोजेक्ट कर दें, कोई डील कर दें, किसी मुल्क से पैसे पकड़ लें, कहीं से कंसेशन ले लें, लोन माफ करने की बात कर लें। अब ये गाड़ी इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई है कि अब हमें रियल अपना कंपैरेटिव एडवांटेज करके एक मॉडल देना है कि हम दुनिया के साथ रेलेवेंट किस तरह है, और वो बनाने का चैलेंज जो है
वो डिफरेंट स्किल सेट करता है। जिन्होंने देखा है कि इसने वियतनाम ने कैसे किया है, कंबोडिया क्या कर रहा है, बांग्लादेश का मॉडल क्या है, हमें ये ऐसे दिमाग चाहिए जो हमारा एक। आपका सवाल कितनी देर लगेगी, देखें अगर ये हुकूमत ये संत बना जाती है तो ये इनको मैं कामयाबी कहूंगा। अच्छा, इतनी खराबियां जो हैं ये 15-20 बरस से पहले नहीं ठीक होंगी, लेकिन एक डायरेक्शन बन सकता है डायरेक्शन बन ताकि हमें सकती है। पता चले कहां जाना है। अच्छा सर, आईएमएफ ने हुकूमत से निजकारी का प्लान भी तलब किया है। रियल एस्टेट, ज़राअत को टैक्स नेट में लाने का प्लान शेयर किया गया है। आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी हमेशा से निजकारी को इतना सपोर्ट नहीं कर रही। प्लान्स माजी में भी बने हैं लेकिन अमल दरामद कुछ हो नहीं पाया। आपको लगता है अब निस्बतन स्ट्रक्चरल वाइज तो ये कमज़ोर हुकूमत है, बिकॉज इत्तेहाद पे बनी हुई है, तो कुछ हो सकेगा अमलन इस पर? और अगर ना हो सका तो आईएमएफ का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? देखिए आईएमएफ आपसे ये नहीं कहता कि आप इदारों को बेचें। आईएमएफ ये कहता है कि टैक्स पेयर के पैसे को लॉसेस के अंदर ना डालें, क्योंकि आपकी नालायकी से आपके इदारे नहीं चल रहे तो हमारा क्लीन मनी बैड मनी के लिए नहीं जानी चाहिए जी। निजकारी। वन ऑफ द ऑप्शंस है टू गेट रिड ऑफ ये जो लॉसेस हैं। अब हमारा जो आप बात कर रही है बड़ी पर्टिनेंट है कि एक कोलेशन हुकूमत है जिसमें दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं। वहां पर एक आइडियोलॉजी जो है वो स्टेट सेंट्रिक है, एक आइडियोलॉजी कहती है कि जिनसे आप जान छुड़ाएं और मार्केट को काम करने दें। अब ये यहां पर अब ये जो फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं है, अब ये देखना ये है कि इसको कन्वीन करने के लिए निगोशिएशन कितनी कामयाबी से कौन करता है। मुझे लगता है कि वजीर आजम को खुद टेबल पे रखना पड़ेगा और इस पे डील करनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्नोक्रेट के लिए यह खासा मुश्किल दिखाई देता है क्योंकि उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं है। सो निजकारी के लिए दूसरा इसका एंगल यह है कि जो लॉस मेकिंग इदारे हैं, जब आप बेचते हैं तो आप टैक्स पेयर का पैसा तो बचाते हैं लेकिन हुकूमत को कोई पैसा नहीं आएगा क्योंकि उसकी तो कीमत ही कोई नहीं है। तो इनको कुछ अपने मुनाफा बख्श इदारे जो इतने बड़े नहीं हैं उनको बेच के कुछ डॉलर इनफ्लो लाना चाहिए ताकि इन्वेस्टर को एतमाद आए कि हुकूमत कुछ डील कर सकती है। अभी तक हम मुकम्मल तौर पे ट्रांजैक्शंस करने में नाकाम रहे। अच्छा हारून साहब, इस बात से तो आप इत्तेफाक करेंगे कि अवाम के नज़र में ये सारी बातें जो हैं वो एक ब्रॉडर व्यू में चली जाती है। उन्हें सबसे मेजर कंसर्न ये होता है कि बेरोज़गारी कितनी है और महंगाई कितनी है। और इस वक्त महंगाई जो है वो कौमी मंजरनामा हमारा बन चुकी है और 15 माह के दौरान शरह 28 से 33% पर आ गई है। सर, अगर यही सिचुएशन रही तो कुव्वत ख़रीद तो अभी भी अवाम की उतनी ही कमज़ोर है, लेकिन इस नई किस्त के बाद और कितनी वर्स्ट हो सकती है? जी देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अवाम की कंजम्पशन जो है वो श्रिंक कर रही है इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि इनकम नहीं बढ़ रही है, कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। शरह सूद इतनी है कि वो बेचारे कर्ज भी नहीं ले सकते क्योंकि 22, 23, 25% आपको सूद देना पड़ रहा है जी। तीसरी जो असल कोर वजह जो महंगाई की है वो हमारा बजट का खिसारा है। हुकूमत का खिसारे की वजह से हुकूमत या तो करेंसी नोट नए छापती है उसको फिल करने के लिए या महंगे कर्जे लेती। हुकूमत को अपने इखराजात विजिबली कम करके दिखाने पड़ेंगे, ना कि कोई पॉपुलिस्ट ऐलानात कि फॉरेन ट्रिप नहीं करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स की कारें छोटी कर देंगे। सैलरी नहीं लेंगे। उनको एक टारगेट देना पड़ेगा कि जी हम 30% खर्चा कम कर रहे हैं। उसके अब आप कहां से करते हैं? लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हम पॉपुलिस्ट दिखाते हैं कुछ जिसमें असल में होता कुछ नहीं है। सो इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है, 30 लाख बच्चे और बच्चियां रोजगार के लिए हर साल लेबर मार्केट में आ रहे हैं। 2% इकोनॉमिक ग्रोथ पे आप उन्हें बाइज्जत रोजगार नहीं दे सकते। हुकूमत के पास पैसा नहीं है कि जो 100 मिलियन गरीब गुर्बत की सतह के नीचे रह रहा है उसको BSSP से तो फीड नहीं कर सकते। जब तक मार्केट बेस्ड मईशत का नहीं चलेगा काम तो रोजगार 2% पर नहीं चलते। मेरी वरी यह है कि IMF के अंदर क्योंकि डिमांड को कंप्रेस किया जाता है तो यह शरह सूद भी नीचे नहीं आएगी और IMF का ग्रोथ से ताल्लुक भी नहीं है क्योंकि वो तो बेल आउट कर रहा है। हमें एक बड़ी मजबूत टीम इनको बनानी पड़ेगी जो रिवाइवल ऑफ ग्रोथ पे काम करे ताकि इंडस्ट्री एक्सपैंड हो, सर्विसेज एक्सपैंड हो, लोगों को रोजगार मिल पाए और एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो डॉलर आएंगे।
ये इधर से पकड़ लिए, इधर से पकड़ लिए, उससे काम नहीं चलेगा। बन पाता। अच्छा सर, नुकसान में जो हमारे इदारे जिनकी निचकारी की बात आईएमएफ कर रहा है कि टैक्स पेयर्स का पैसा आप इस पे ना डालें, अगर इसकी निचकारी हो जाती है तो इसकी आमदन से क्या कोई बहुत बड़ा संभाला मईशत को मिल सकता है? क्या इतना रेवेन्यू ये इदारे जनरेट कर सकते हैं? नहीं जी, ये जो इदारे हैं ना, देखिए जो तो लॉस मेकिंग है उनकी तो नेट बैलेंस शीट अगर देखेंगे, अगर आपने खरीदना हो तो आप बिल्कुल कोई मुफ्त में ही आप लेंगे और वो मैनेजमेंट टेक ओवर होगा। उसका हुकूमत को ये फायदा है कि जो अरबों रुपया टैक्स पेयर का हर साल वो मांग रहे हैं। देखिए 3 इदारे हैं, पाकिस्तान स्टील, पीआईए और रेलवेज, जो मुसलसल टैक्स पेयर का पैसा से अपने लॉसेस को मीट करते हैं। अगर हम इसको किसी को मैनेजमेंट ठेके पे भी दे देते हैं तो एटलीस्ट वो पैसा तो बचता है। हाँ, नया पैसा जो हुकूमत का ख्याल है कि डॉलर आ जाएंगे, वो मुनाफा बख्श इदारे, ये जो हमारे गल्फ के फंड्स और दूसरे लोग देख रहे हैं, हमें कुछ, जैसे जब मैं था हुकूमत में, हमने 3 इदारे, 2 हमारे एलएनजी के पावर प्लांट्स थे, एयरपोर्ट्स की बात की थी, जहां से ये लोग कमा सकें। हमें ऐसे इदारों को ऑफलोड करना चाहिए और मेरी तो राय यह है कि हुकूमत को एक पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए कि आज के बाद हुकूमत कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेगी। बिल्कुल, अगर हम ये फैसला कर लेते हैं तो फिर एक मैसेज जाता है, बजाय इसके कि बिट्स एंड पीसेस में आप इसके ऊपर काम करें। और सर, अगर ये टैक्स अहदाफ पूरे नहीं होते तो कोई मिनी बजट भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, उसके बगैर चारा नहीं है। देखिए, हम अपने आप को क्या कहते हैं, डिनायल से हमें निकालने की जरूरत है। देखिए, हुकूमत का जो बजट है वो कर्जों की सूद की अदायगी के बाद उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। इनफैक्ट पेंशन और तनख्वाहें भी कर्ज पे चल रही हैं। तो जब हमारे पास वो पैसे ही नहीं है तो आप टैक्स बेस बढ़ाते नहीं, क्योंकि आप अपने कंस्टिट्यूएंट को टच नहीं करना चाहते। कोई ट्रेडर को नहीं छूना चाहता, कोई एग्रीकल्चरिस्ट को नहीं छूना चाहता। तो जब आप उनको बचाते हैं तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर एक लिमिट तक की वक्त ले सकता है, आप बढ़ाते जाएंगे तो आपको मिनी बजट से वो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती। ड्रास्टिकली हुकूमत का साइज छोटा करना पड़ेगा अगर आपने आगे चलना है। और टैक्स नेट के अंदर 42% कम लोगों ने टैक्स पे किया है पिछले साल। आपको ये नेट को नहीं बढ़ाएंगे तो कहां से खर्चा आएगा इतनी इन्फ्लेशन में? आप तो इन्फ्लेशन भी नहीं मीट कर पा रहे। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ 1 या 2 रिफॉर्म करके दिखानी होगी तो इंटरनेशनल इदारे, हमारे लोग और हमारे बायलैटरल पार्टनर हम पे एतमाद करेंगे। अगर हम मांगते रहेंगे तो हमारा एतमाद रहा साहब, ट्रस्ट डेफिसिट चला जाएगा, इतना नीचे चला। सर, एक आखिरी सवाल, कोई ऐसा स्टेप या कोई ऐसी चीज आपको लग रही है जो हुकूमत अभी इग्नोर कर रही है और नहीं करनी चाहिए इस पूरे मामले में? देखिए, हुकूमत जो इग्नोर ये कर रही है कि हुकूमत इस वक्त इन्होंने इतने वादे वईद कर लिए हैं इलेक्शन में जस्ट टू लुक गुड। अब उसको वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि उसको पूरा कैसे करना है। बिल्कुल। अब हुकूमत बजाय इसके कि उन वादों के पीछे जाए, देखिए गरीब का ख्याल तो आपने करना है, लेकिन आपको ग्रोथ की तरफ जाने के लिए हुकूमत की तवज्जो कम है, बेल आउट के ऊपर तवज्जो ज्यादा है। हमें इसको बैलेंस आउट करने की जरूरत है कि ये बेल आउट की भी एक टाइम है। अगर आपने ग्रोथ ना की तो 250 मिलियन का मुल्क इन हालात में उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाए। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब मेरे साथ माहिर मईशत मौजूद थे और बहुत ही मुफस्सल अंदाज में उन्होंने बताया कि क्या कुछ हुकूमत को स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए। एक ब्रेक हम लेते हैं और ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगी मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा कारदार साहिबा और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद अवैस साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अहमद अवैस साहब और नून लीग से उज़्मा कारदार साहिबा मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद होंगी। तो सबसे पहले अहमद अवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले रखा आईएमएफ को खत और फिर किया अमेरिका में आईएमएफ के दफ्तर के बाहर एहतजाज। क्या आप लोग चाहते हैं कि आलमी इदारा पाकिस्तान को कर्ज ना दे और ये डिफॉल्ट की जानिब बढ़ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खत लिखने का इरादा जरूर किया था लेकिन खत लिखा नहीं था उसको। नहीं सर, खत तो लिखा गया। को खत लिखा नहीं था। नहीं सर, खत लिखा गया, उन्हें खत मौसूल हुआ, उन्होंने आगे से कहा भी कि हमारा मैंडेट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, चले जो मुझे इंफॉर्मेशन ये थी, बात ये है कि मैं
IMF जो है ना, जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी होती है और रूल ऑफ लॉ का एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ उनको वहाँ पे वो जो है हेल्प करते हैं इकोनॉमिक एड वगैरह की शक्ल में, और वो फाइनेंशियल हेल्प जो उनकी होती है। अब यहाँ वो एग्रीमेंट करने से पहले भी वो इमरान खान के पास ज़मान पाक में गए थे और वहाँ उनसे एक मीटिंग हुई थी, और वहाँ पे भी ये सारे मामलात जो हैं थॉरली डिस्कस हुए थे। तो इसलिए मैसिव रिगिंग हुई हो कि जो हुकूमत बन के बात करने को जा रही है वो बुरी तरह से इलेक्शन हारे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में अगर वो कहे कि भी आप इनकी ऑडिटिंग कर लें, चेक कर लें कि ये हुकूमत जो है क्या ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो मेरा तो ख्याल है इसमें क्या हर्ज है। इससे बड़ा आपको एक वाक़या बता देता हूँ, मैंने आगे भी जिक्र किया था, जिस वाक़या से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता था। इसमें नुकसान तो एक आर्टिफिशियल बना रहे हैं ना। वो 1990 में जब बेनज़ीर की हुकूमत को गुलाम इसहाक़ खान ने फायर किया, और ये अगस्त की बात है, 6 अगस्त 1990 को, और इसके 2 महीने के बाद पीपल पार्टी की हाई कमान न्यूक्लियर प्रोग्राम का कंप्लीट ब्लूप्रिंट जो है वो एविडेंस के तौर पे बाकायदा जाके उन्होंने वहां पे स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया, और इसके ऊपर प्रेसिडेंट अमेंडमेंट बिल आया था। और वो सिर्फ इसी की बुनियाद के ऊपर था कि अब क्योंकि प्रेसिडेंट के पास एविडेंस आ चुकी है इनके कि न्यूक्लियर ये बना रहे हैं, बॉम्ब बना रहे हैं, लिहाजा इनकी सैंक्शन लगाई जाए। और सैंक्शन लगाई गई पाकिस्तान के ऊपर, इकोनॉमिक सैंक्शन लगी, मिलिट्री सैंक्शन लगी पाकिस्तान के ऊपर। ये है जो नुकसान पहुंचाना, कौमी राज का जो है वो दूसरी जगह अफशा कर देना। इससे नुकसान कुछ नहीं ये होगा। बात तो बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे। बिल्कुल सही, मेरे साथ ही रहिएगा अहमद कोई अवैस नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल सही। अच्छा उज़मा, एक तरफ तो इसके ऊपर आप अपना कमेंट कीजिएगा, और दूसरा मुल्क हमारा कर्ज की दलदल में फंसा हुआ है। अभी हारून शरीफ साहब भी बता रहे थे कि प्रैक्टिकली हमें अखराजात कम करने की ज़रूरत है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब की गाड़ियों की टायर की तब्दीली पर 2 करोड़ से ज़ायद की रकम खर्च की जा रही है। आपको लगता है इजाज़त देती है हमारी मुआशी हालत इन सब की? जी इकरा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। आपने अहमद अवैस साहब से तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछे, मुझसे आपने एक बिल्कुल बेमानी किस्म का सवाल बेमानी नहीं, बहुत जरूरी है। आप देखें, बात सारी ये है कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो होती हैं उनकी मेंटेनेंस जो है वो करनी पड़ती है, और जाहिर है उस पर थोड़ा पैसा भी लगता है। तो ये रूटीन का एक मैटर है, और ये उसकी मेंटेनेंस, आपको पता है कि जब PTI की हुकूमत आई थी तो औने पौने करके इन्होंने सारी बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो थीं वो बेच दी थीं, और बहुत नुकसान हुआ था क्योंकि बहुत महंगी कीमत पे ये आती हैं। और हमारे ख़ास तौर पे जो बाहर के मेहमान डिग्निटरीज जो आते हैं, हमारी सिक्योरिटी का ये इश्यूज़ हैं कि उनको ये गाड़ियाँ देनी पड़ती हैं। और मरियम साहिबा के पास अपनी भी तो बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी ना? नहीं, देखिए ये गाड़ी जो है उनके पास अपनी तो नहीं है, लेकिन ये नहीं अपनी तो होगी बुलेट प्रूफ, ऑब्वियसली कैंपेन्स करती है कि नहीं है, लेकिन जाहिर है शी इज अ चीफ मिनिस्टर। एक चीफ मिनिस्टर जो है वो हेलीकॉप्टर तो नहीं ना जो बनीगाला से उड़ता था और रोज लैंड करता था PM हाउस में, और जिसमें 3 साल में 1 अरब टैक्स पेयर का पैसा जो था उस पर खर्च हुआ था। उसका रनिंग कॉस्ट 1 घंटे की 2.5 लाख थी। तो ये तो नहीं वो कर रही ना, वो सिर्फ एक मेंटेनेंस के लिए, जो कि गाड़ी के टायरों के लिए और एक जो उसको अपकीप के लिए एक पैसा था। तो ये रूटीन की बातें हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आप, बात सारी ये है कि ये उछालते हैं सोशल मीडिया पे हर चीज। इनको ये हजम नहीं हुआ कि किस तरह से मरियम नवाज साहिबा जो है वो CM पंजाब बन गई हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। रोजाना वो काम में जुट गई हैं, और इनके काम से इनकी मजीद फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है कि इनकी जो इनकी जो जलन और इनकी जो आप 2 करोड़ खर्च करेंगे तो तनकीद तो बनती है ना। आपने मुझसे ये क्यों नहीं सवाल पूछा कि मरियम नवाज साहिबा जब से CM बनी है उन्होंने क्या इकदामात किए हैं, वो किस तरीके से काम कर रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। आप अगर उस पर सवाल करती तो वो तो बात भी बनती थी। एक आपने छोटी सी चीज लेके चूंकि ये तनकीद कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आपने वही आप ये पूछे ना कि उन्होंने जब से वो साफ पंजाब के लिए 1 महीने का टारगेट दे दिया है,
फिर जाके उन्होंने जिस तरीके से आपके वो सड़कों के लिए उन्होंने अभी तो ऑर्डर्स ही दे रहे हैं ना, सख्त एक्शन की बात कर रही है लेकिन हो नहीं पा रहे। अभी तो सारे हो रहे हैं ना। अभी आप रमजान पैकेज देखें, 30 हाँ। अरब उस पे जो खर्च हुआ है, तो डोर स्टेप पे 65 लाख फैमिलीज को पैकेजेस जो है रमजान पैकेज मिल रहा है। और आप देखें कि बच्चों के लिए दूध का अब उन्होंने सैंक्शन किया है, अप्रूव किया है। और किस तरीके से वो इकरा जो टावर है उस IT सिटीज के लिए जो उनका प्लान है वो किस तरह से वो मटेरियलाइज होने जा रहा है। तो वो 9 बजे पहुंचती हैं दफ्तर और रात तक वो काम कर रही होती हैं। तो ये शी इज एन आयरन लेडी, और ये आयरन लेडी आपको बहुत सारे सरप्राइज देंगी, क्योंकि वो ना खुद बैठती हैं और ना किसी को बैठने देती हैं। सही, मैं तो इस पे भी फोकस्ड हैं, वो बहुत फोकस्ड हैं और वो लोगों की खिदमत, मैं तो इस पे भी उम्मीद करती हूं कि वो इस वक्त इस मामले पे भी नोटिस लें और खुद ही से रिवर्ट बैक स्टेप को कर दें। अब ये भी अफवाह चला दी थी कि वो हेलीकॉप्टर में आएंगी और जाएंगे, चले सब झूठ। चले अहमद अवैस साहब के पास चलते हैं। फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं लोगों ने। मेरे साथ ही रहिए उस्मा। अच्छा सर, 20 मार्च को एक अहम समाअत होनी है अमेरिकन कांग्रेस और पाकिस्तान के इलेक्शन और जमहूरियत के हवाले से, तो आपके जो अमरीकी सेनेटर से PTI के राब्ते हैं, समझा जाए कि ये उन भरपूर राब्तों का नतीजा है? देखिए, राब्ते का नहीं, सवाल ये है कि अब आपको मालूम है कि ऑफ लेट द वर्ल्ड हैज बिकम लाइक अ विलेज। एक विलेज की शक्ल में अब हो गई है कि इतनी वो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट्स हो गई हैं, मीडिया इतना डेवलप हो गया, और अब जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, जहाँ जहाँ कंसर्न हैं किसी के, वो खुद इसका अपने आप प्रोपेगेट करते हैं, बताते हैं, हर जगह पे बताइए, बात छुपी तो रहती नहीं है। उनके जब हमारे इलेक्शन का प्रोसेस हो रहा था सारा, तो सारी टीमें आई हुई थी, अमेरिका से भी आई हुई थी। एक मसला और है सर, एक मसला और है। अमरीकी महकमा खारजा ने बड़ा संगीन नोटिस लिया है डोनाल्ड लू को मिलने वाली धमकियों का, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने दी हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने जो साइफर में जो कोई लिखा गया था, जो जिसको वो शोर हंगामा में मचा, ये एक डिफाइंड पॉलिसी है उनकी। इट इज नोन टू एवरीबडी। अब तो उसके ऊपर बेताशा लिखा भी गया कि पाकिस्तान के ऊपर 2 प्रोन अटैक किया गया, और हुआ आपके सामने हुआ। इकॉनमी तबाह की, 16 महीनों में इकॉनमी कहां से कहां पहुंच गई पाकिस्तान की। जब ये आई थी PDM की हुकूमत, उस वक्त फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व जो थे वो 18 अरब थे डॉलर के, और जिस वक्त वो जा रहे थे वो 1 अरब से भी नीचे चले गए थे। तो फिर जाके इनको लेने पड़े, कुछ पैसे उधार मांगने पड़े। ये तो कैफियत थी हमारी। एक तरफ ये किया, एक तरफ वो एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान करके इन्होंने 9 मई का जो किस्सा रचाया था, उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फौज के दरमियान एक नफरत का बीज बोझ दिया। इतना जुल्म हुआ है, इतना ज्यादती की गई है, और वो उसकी इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी नहीं कराई गई। सर, तो आप नेगेट करेंगे कि कोई जो रिस्पॉन्सिबल है, ये तो आप बता रहे हैं ना, माजी बता रहे हैं, तो आप नेगेट करेंगे कि कोई धमकियां नहीं दी गई, और अगर दी गई हैं तो गलत दी गई हैं? नहीं, हाँ, PTI ने ना एज अ पॉलिसी वहाँ कुछ नहीं किया हुआ। वहाँ लोग जो हैं, आप देखें, जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं, उनका भी कंसर्न है। उनके वो दे दे तो हम क्या करें? उनका राइट ऑफ वोट उनको नहीं मिला। बिल्कुल सही, ठीक है, मेरे साथ ही रहेगा। that was the main reason। बिल्कुल सही। उसमें क्या कहेंगी? डोनाल्ड लू ऑब्वियसली एक संजीदा मामला है। अब अगर अमरीकी महकमा खारजा भी ये कह रहा है, सो इट्स नॉट अ गुड साइन। पहले तो मेरे ख्याल में मुझे बड़ी हमदर्दी है अवैस साहब से। इनको बिल्कुल कुछ खबर अखबार है ही नहीं कि इनकी पार्टी में हो क्या रहा है और सारे लोग क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ के। इनको तो ये तक नहीं खबर थी कि IMF को ख़त लिखा है PTI ने, और उनको मिल भी गया है, और आगे से उन्होंने उसका जो रद्द अमल दिया है। तो इन बेचारों को कुछ भी नहीं पता। अब ये भी 9 मई को बिल्कुल ये इन्होंने जो है डिनाई कर दिया है। अब इनको ये नहीं पता कि भाई किसने मशवरा दिया था कि आप जाके GHQ को अटैक करें, या जिना हाउस को जलाओ घेराव करें, या शोहदा की यादगारों को आप मस्मार करें, आप जाके मियाँ वाली की एयर बेस पे अटैक करें। अब ये अगर इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं
तो ये मशवरे जो हैं ये सारी जियो फेंसिंग से एविडेंस इसका आ गया है और अब कोर्ट्स मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलने हैं। तो ये मेहरबानी करके ये जो पेट्रोल बम फेंकते थे बैठ के वहाँ से जमान पार्क से जो सर फोड़ते थे ये पुलिस वालों के और उनकी गाड़ियों को जलाते थे, तो रियासत पे जो हमला करना जो है अब इसको ये डिनाई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अवैध साहब को पता ही नहीं कि किस दुनिया में रह रहे हैं और क्या हो रहा है, तो मेरे ख्याल में फिर इनसे आगे बात क्या करें। अब ये धांधली 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 का जो इन्होंने ये जो एक मांत्रा शुरू किया हुआ है, मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी कि 2018 में जब इनकी उंगली आरटीएस पे थी उस वक्त भी धांधली का लोगों ने बहुत सारे पार्टीज ने कहा था, तो कितनी पिटिशंस दायर हुई थी? 300 के करीब पिटिशंस इलेक्शन कमीशन में धांधली के खिलाफ दायर हुई थी। अब जो ये कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल धांधली हुई है, तो कितनी पिटिशंस दायर किए हैं इलेक्शन कमीशन में? सिर्फ 87, और उन 87 में से भी नेशनल असेंबली की सिर्फ 22 हैं और उन 22 में से 10 केपी की हैं। ठीक है, तो ये जो धांधली धांधली है, तो ये जाते क्यों नहीं है इन एपलेट कोर्ट्स में? इन्होंने तो कोई अर्जियां ही नहीं दी वहां पे अपने केस ही नहीं लेके गए, तो ये क्यों रोना रो रहे हैं? खुदा के लिए मैं ना मानू को किस्सा छोड़ दें। अच्छा, इनके पास जो लोग आए हैं असेंबलियों में, अब एक जमहूरी रवैया ये रखें और ऑपोजिशन में बैठें। अगर बिल्कुल सही, अच्छा ये जो आपने तो कोई मुस्बत तनकीद करें, लेकिन ये ना करें कि ये इंतशार फैलाने वाली सियासत बंद कर पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, सर आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे जो उस्मा ने कहा, और शेर अफजल मरवत जो कहते हैं कि सुन्नी काउंसिल से इत्तेहाद गलती थी, उस पर भी कमेंट कर दीजिए। देखिए बात यह है कि अभी मोहतरमा फरमा रही हैं, दो बात की इन्होंने। 9 मई के वाक़े के ऊपर बात की है। 9 मई का जो वाक़या है वो तो मैंने जो कहा ना कि ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था, वो इस तरह था। देखिए 9 मई के बाद फौरन 2-3 दिन के बाद उस शहबाज शरीफ ने, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे पीडीएम के, उन्होंने बाकायदा एक खबर जो है टेलीविजन के ऊपर, ये अपने मुंह से उनके लफ्ज जो उनके मुंह से निकले हुए हैं कि देखो जी इन्होंने कितनी ज्यादती की है कि एक लेजेंड जहाज जो था एम आलम का, जिससे इंडिया के उन्होंने 30 सेकंड के अंदर उन्होंने 5 जहाज गिरा दिए थे, उसको भी जला के खाक कर दिया। और इसी को आगे से ठीक है सर, मुझे मौका दीजिएगा एक ब्रेक ले, और फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब आपका। सर आप क्या समझते हैं, आईएमएफ के साथ अब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं जिसमें पीआई की निजकारी का भी मामला है, और पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ रहा है कि वो निजकारी नहीं चाहती, तो अब क्या स्टैंस रहेगा पीपल्स पार्टी का इस हवाले से? देखिए आईएमएफ अभी आई है और बातचीत कर रही है। खदो खाल क्या होंगे आइंदा के पैकेज का, वो 18 तारीख तक उनके मुज़ाकरात होंगे और उसके बाद पता चलेगा कि वो चाहते क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। आईएमएफ से बात करना अपनी तरफ से एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये जो एड पैकेज है ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान की ज़रूरत को पेश नज़र मुज़ाकरात किए जाएंगे। अभी ड्यूली इलेक्टेड हुकूमत है, ड्यूली इलेक्टेड हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ज़ाहिर है निगरानों से ज़्यादा बेहतर होती है, और पाकिस्तान के सियासतदान भी यकीनन चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाए, और उसके लिए उपाय किए जा रहे हैं, उसके लिए नेगोशिएशन किए जा रही है, जिसमें अपनी जगह पे कर्जा तो जो लेना है सो लेना है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले उन तबकात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए जो तबकात महरूमी का शिकार है। और महरूमी के शिकार तो अवाम है, अवाम जो पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनसे कतई ताल्लुक़ होके तो आईएमएफ भी शायद बात नहीं करेगी, या हुकूमत पाकिस्तान भी बात उनसे नहीं करेगी। जो भी एड पैकेज मिलता है उसका सारे लोगों का ये होता है कि जी हमारे यहाँ उसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट नहीं आता, और इम्पैक्ट लाने के लिए एक गुर्बत मिटाओ की बात यकीनी तौर पर समझनी चाहिए, और यहाँ जो एग्रीकल्चर है उसको बूस्ट होना चाहिए। यहाँ का जो टैक्स बेस है, टैक्स बेस जो है
उसको बढ़ना चाहिए कि हमारा रेवेन्यू बढ़े, हम आहिस्ता आहिस्ता करके इस IMF के कर्जा जाल से भी तरह निकल सकें। वो अपनी जगह पे एक टारगेट होगा निकलने का, लेकिन ये जल्दी मुमकिन शायद ना हो। इसी लेवल पे शायद मुज़ाकरात होंगे और 18 तारीख तक इस पे बहस होगी। बहस होने के बाद फिर आगे कोई ना कोई कल्मिनेशन होगी। अच्छा सर, NFC जो है वो पीपल्स पार्टी की एक अचीवमेंट है जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के पिछले दौरे हुकूमत में रही। इस दफ़ा IMF चाहता है कि NFC तब्दीली का जो उनका एक फॉर्मूला है उसके अंदर कुछ तब्दीलियां की जाएं, जिस पर हुकूमत ने उनका ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। लेकिन अगर दबाव बढ़ता है तो पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए, NFC का अवार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट होती है कि हर 5 साल के बाद NFC अवार्ड दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र हर NFC में कुछ न कुछ बढ़ाना चाहिए। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। दूसरी बात जो NFC में हुई थी उसमें यह हुई थी कि सूबों का हिस्सा ज्यादा रखा गया और वफाक का कुछ कम किया गया। अब सूबे ही मुल्क बनते हैं, सूबों के लिए ज्यादा परसेंटेज रखा गया NFC में और वफाक के लिए कम परसेंटेज रखा गया। सूबे ज्यादा जानते हैं अपनी मारूदी हालात को, सूबों को पता है कि कहाँ कौन सी क्या जरूरत है, उसको केटर करने के लिए बजटिंग बनती है, ADP बनती है, तरक्याती काम होते हैं, ये सब कुछ होता है, वो सूबों को ज्यादा पता होता है। इस NFC से सूबों को ज्यादा हिस्सा मिला तो सारे सूबों को ज्यादा हिस्सा मिला। ये नहीं है कि सिर्फ सिंध को मिला, बलूचिस्तान को, पंजाब को और KP को, सारे सूबों को ज्यादा हिस्सा मिला और वफाक के पास 43% हुआ और सूबों के लिए 57% हुआ। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट थी जो हुई। हमें अफसोस ये है कि जी 2010 के बाद 2015 में भी NFC अवार्ड कोई अनाउंस नहीं हुआ, 2020 में भी कोई अनाउंस नहीं हुआ। अब 2025 आ रहा है, जो लोगों की तवक्कुआत होगी कि ये NFC का अवार्ड अनाउंस किया जाए जी। ये बगैर अनाउंसमेंट के कुछ रकूमात बढ़ गई होंगी या नहीं हुई, बढ़ी होंगी, अवाम को कुछ मालूम नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि NFC अवार्ड अनाउंस हो और हमें पता चले कि हमारा हिस्सा क्या बना क्या नहीं बना। बिल्कुल सही। अच्छा ये सर, है IMF कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बात। बिल्कुल। और जिस तरह अब IMF का वफ्द पाकिस्तान आया भी हुआ है और वो 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त आपको पता है जारी होनी है, तो एक जानिब तो वो ये कह रहे हैं फिर से कि टैक्स ऐड बढ़ाया जाए, डिजिटलाइजेशन FBR के लिए की जाए। इस ज़मन में पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या होगी? क्या आप लोग ज़रूरी टैक्स की हिमायत करेंगे? बात यह है कि ज़राअत को टैक्स नेट में लाना चाहिए। अब उसका तरीक़ेकार हुकूमत के बनाना है। जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, अगर वो नहीं है तो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए। डेटा नहीं है तो डेटा की तरफ जाना चाहिए। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको टैक्स में लाना वैसे भी है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स होती है, हम पे करते हैं, लेकिन ये 100% नहीं होती, इस वजह से शिकायतें रहती हैं। उसको अमल में लाया जाना चाहिए तो सारा कुछ मामला थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। यहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं है, ये जो ट्रेडर्स हैं, ये जो हर दुकान है, ये इंश्योर किया जाना है कि क्या हर दुकानदार टैक्स देता है कि नहीं देता। वो जरूर कारोबार करता है, जरूर कमाता भी है। बिल्कुल। अगर कमाता है तो फिर हुकूमत को कुछ न कुछ देता है कि नहीं देता, और टैक्स नेट में क्यों नहीं आते। हजारों क्या लाखों दुकानें होंगी पाकिस्तान में, लाखों दुकानों का हिसाब किताब होना चाहिए कि क्या वो भी टैक्स देते हैं कि नहीं देते। एक ग्राहक को वो कच्ची पर्ची देते हैं कि कंप्यूटर वाली पर्ची देते हैं। अगर कंप्यूटर की पर्ची नहीं देते तो कंप्यूटर क्यों नहीं लगाया। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये सारी चीजें करेंगे।
बिल्कुल सही। सर थोड़ा सा इंटरनेशनल फ्रंट पे आते हैं। आप जानते हैं कि आईएमएफ को खत लिखा, पीटीआई की जानिब से लिखा गया और आज आईएमएफ के दफ्तर के बाहर पीटीआई के कारकुनान ने जाके एहतजाज भी किया। डोनाल्ड लू को धमकियां देने का जो मामला है उस पर अमरीकी महकमा खारजा ने काफी इसे संजीदा मामला करार दिया है। आपके ख्याल में डोनाल्ड लू अमरीकी कांग्रेस को अपने बयान में पीटीआई के लगाए गए इल्जामात पर बात कर सकते हैं या फिर इंटरनेशनल फ्रंट पर हमारा इससे इमेज क्या जा रहा है? देखिए, इमरान खान ने किसी दूसरे बड़े मुल्क पर इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने साजिश की है और उस पर टिका नहीं रहा। कभी उनको इल्जाम तराशी करता रहा, कभी जनरल बाजवा पर इल्जाम तराशी करता रहा, कभी कहता रहा कि कुछ नहीं है, और ये सारा कुछ साइफर का मामला जो चलता रहा है। लेकिन अमेरिका एक संजीदा मुल्क है, वो अपने इस चीज का नोटिस क्यों न ले, और कांग्रेस कमेटी में किसी को भी बुलाया जा सकता है इस सारी चीज को क्लियर करने के लिए। अगर अमेरिका मुनासिब समझती है कि डोनाल्ड लू किसी कांग्रेस कमेटी के सामने पेश हो, तो उनका अपना मामला है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्लियर करना है जी। उन्होंने अपने आप को क्लियर करना है, उसमें मैं कौन होता हूं उनको रोकने वाला। बिल्कुल सही। अच्छा निसार साहब, चेयरमैन इरसा की तकर्री पर पीपल्स पार्टी को एहतजाज था, वजीर आजम ने वो तकर्री वापस ले ली, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी शोर शराबा किया, लेकिन लगता है ऐसे है कि दबाव ज्यादा पीपल्स पार्टी का था। देखें, बात सुने, इरसा एक्ट ये 91 में बना, 91 में वाटर अपॉर्चमेंट अकॉर्ड हुआ, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मिली, उसके तहत इरसा बना। इरसा के 4 मेंबर होते हैं और 5वां मेंबर होता है जो टेल एंडर को रिप्रेजेंट करे। उसूल यह था कि मेंबरान में से कोई भी टर्न बाय टर्न चेयरमैन बनेगा और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करेगा, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करेगा। ये 91 से चलता आ रहा है। हमारी कुछ न कुछ उसके ऊपर रिजर्वेशंस अपनी जगह पे होंगी, लेकिन निगरान हुकूमत ने उस इरसा एक्ट को तरमीम कर दिया और ऑर्डिनेंस के थ्रू तरमीम की, और ये कहा कि इरसा का चेयरमैन कोई बाहर का आदमी, कोई ब्यूरोक्रेट या कोई टेक्नोक्रेट भी हो सकता है। अब ये था एक्ट की तरमीम जो एक ऑर्डिनेंस के तौर पर हुई। अब जो भी ऑर्डिनेंस होता है वो असेंबली में पेश किया जाना चाहिए, तो उसको कानूनी शक्ल मिले। बिल्कुल। लेकिन कानूनी शक्ल मिलने से पहले ही अगर बाहर का कोई बंदा चेयरमैन के तौर पर मुकर्रर करने की नोटिफिकेशन जारी होती है, तो हमारा एतराज जायज था कि भाई ऑर्डिनेंस की तो उम्र कुल 4 महीने होती है जी, और फिर उसको असेंबली में आना ही आना पड़ता है। जब कानून नहीं बना तो एक सिविलियन हुकूमत के जमाने में ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री क्यों बनाई जाए? ये इमरान खान था जो सदर अलवी उनका अपना था और हर रोज कोई ना कोई ऑर्डिनेंस निकलता था, लेकिन सिविलियन हुकूमत में ऑर्डिनेंस लाना एक बुरी बात समझी जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, तो इसलिए हमने कहा था कि जब ये फैसला जी सर, एक आखिरी सवाल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अलमारूफ पीटीआई की सियासत को आप असेंबली में कहां पर देखते हैं? आपको लगता है कि एहतजाज छोड़कर ऑपोजिशन का किरदार वो निभा पाएगी? उन्होंने यही समझा है कि शोर शराबा करके ही हम अपोजिशन का किरदार निभाएंगे। वो पेशावर हाईकोर्ट ने, जिसने पहले रोक दिया था इनको मेंबरान को वोट देने से, उसी पेशावर हाईकोर्ट ने उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी और इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल रखा। जी। तो समझो वो बात तो जो इलेक्शन कमीशन ने कही थी कि उनका हक नहीं है रिजर्व सीटों पर, क्योंकि उन्होंने कोई लिस्ट ही नहीं दी थी, उनका कोई मेंबर जीता ही नहीं था उसके प्लेटफॉर्म पर, उसका जो सदर था वो खुद आजाद हैसियत में लड़ा था, तो फिर उनका जब लिस्ट नहीं है तो फिर उनको रिजर्व सीटें कैसे मिलेंगी? बिल्कुल सही। अब ये पेशावर हाई कोर्ट ने मान ली इलेक्शन कमीशन की बात को सही साबित कहा। अब उन्होंने कहा हम कोर्ट में जाएंगे। अभी भले कोर्ट भी खुले पड़े, सुप्रीम कोर्ट है, जा सकते हैं वो, कौन रोकना है? किसी ने रोकना नहीं है,
लेकिन सवाल टेक्निकली इमरान खान साहब से गलती हुई। आज उनके जो लोग हैं खुद, जो क्या नाम है उनका, जो भी उन्होंने खुद बयान दिया कि सिंधी के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद करना गलती थी और अब हमें भुगतना पड़ रहा है। शेर अफजल मरवत साहब ने, बिल्कुल उन्होंने ये कहा। बिल्कुल सही। जी जी जी, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप देखते यही हैं कि पीटीआई या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की असेंबली में जो किरदार है वो सही ऑपोजिशन का किरदार रहेगा या सारे मामलात महज सोच शराबे की नजर हो जाएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।